हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर का, कोई भी कोर्स का, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम की तरफ से आपको आपके सिलेबस और क्लासेस प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि SOL की तरफ से सेकेंड ईयर के बच्चों की तो क्लासेस दी जा रही हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चों पर कोई फोकस नहीं है। आज की जो हमारी वीडियो है वो सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों की, जो BA प्रोग्राम के बच्चे हैं, उनको पता है कि उनके पास सिलेबस इंटरनेशनल रिलेशन जो पॉलिटिक्स दी गई है, पॉलिटिकल का सब्जेक्ट, उसको मैंने कंटिन्यू कर रखा है। आप लोगों को मैं रियलिज्म और लिबरलिज्म पढ़ा चुकी हूँ। आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर अप्रोच पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। इसमें आप वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच और डिपेंडेंसी स्कूल, ये दोनों के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम सबसे पहले डिपेंडेंसी स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका डिपेंडेंसी स्कूल के बाद ही इमैनुअल वॉलस्टीन के बाद वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच पर आता है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। यथार्थवाद और नव उदारवाद मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज की क्लास में हम संरचनात्मक दृष्टिकोण, स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ेंगे, विश्व व्यवस्था सिद्धांत और निर्भरता विद्यालय, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नारीवाद परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। विश्व व्यवस्था सिद्धांत। अब देखिए, मैंने पीछे बोल तो दिया कि मैं पहले डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ाऊंगी। आप लोगों को मेन दिक्कत ये नहीं है कि आप पहले पढ़ो क्या, मेन ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर अप्रोच है, पूरी आपको एक तरीके से टॉपिक दे दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत से बहुत ये आ जाएगा कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी लिखो और उसमें डिपेंडेंसी जो स्कूल है उसका क्या तात्पर्य रहा है या जो भी है, कुछ ऐसे क्वेश्चन करके आ जाएगा। मैं सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आपका क्वेश्चन भी बता दूंगी, ठीक है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत की यहाँ बात हो रही है। इसमें क्या आपको पढ़ाया गया कि जैसे तृतीय वर्ष, जैसे मैं आपको ये बताती हूँ कि इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसमें रेडिकल उपागम नारीवाद उपागम में आते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। ये अल्प विकास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, या फिर सेंटर पेरीफेरी, केंद्र परिधि, विश्व व्यवस्था सिद्धांत को केंद्र परिधि के नाम से भी बोलते हैं, तो या फिर डिपेंडेंसी सिद्धांत, इन पर निर्भर होता है। अब यहाँ पर आपकी डिपेंडेंसी जो थ्योरी है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने आपको बताया अभी कि रेडिकल जो उपागम हैं उनके बहुत सारे नाम हैं, बहुत अलग अलग तरीके से उनको जाने जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, सेंट्रल पेरीफेरी और डिपेंडेंसी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये सभी सिद्धांत तृतीय वर्ष के विश्व के अफ्रीकी, एशिया या लैटिन अमेरिका राज्यों में पूंजीवाद की प्रवेश के विषय में महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें यह भी देखा गया कि इन सभी उपागमों का जो मूल उद्देश्य है वो थर्ड वर्ल्ड के अपेक्षाकृत निर्धन देशों में पूंजीवाद के प्रवेश को कम करना है, फिर भी किसी एक समान विचारों को प्रकट नहीं करते हैं। एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि हम चाहते तो हैं कि पूंजीवाद का जो प्रभाव हुआ वह है वो कम हो जाए, लेकिन ये उसके ऊपर कोई एक समान विचार प्रकट नहीं करते हैं, सब अपना अपना अलग अलग बोलते रहते हैं। फिर भी इन सभी उपागमों को निर्भरता ढांचे, डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क के नाम से एक शीर्षक के नाम पे दिया गया है कि ये सारा जो है कि हाँ, पूंजीवाद को ख़त्म करना है और अपने विचार अभी तक रखे भी नहीं गए हैं, तो उस पर कि जैसे उसको नाम उन्होंने दे दिया डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क, ठीक है। आपका हिंदी में बोले तो निर्भरता ढांचे। उसके बाद बात आती है अल्प विकास का सिद्धांत। अल्प विकास का सिद्धांत एक्चुअली में है क्या? देखो, दक्षिण एशिया और थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं उसमें निर्धनता, भुखमरी, स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और आप जानते हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद कितना उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी अपने आप को बढ़ाने में, आगे सब कुछ वो करने में। तो जो थर्ड वर्ल्ड, अच्छा मैं आपको पहले एक बार ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ना मुझसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले भी जब मैंने पढ़ाया था ऑनर्स के बच्चों को, मुझे ये उम्मीद नहीं थी ऑनर्स के बच्चों से कि ऑनर्स के बच्चे मुझसे ये सवाल पूछेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैम थर्ड वर्ल्ड है क्या? देखो, थर्ड वर्ल्ड क्या है, मेनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और उसके बाद जो शीत युद्ध आया था उसमें ऐसा देखा जा रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं थी।
पूरा पूरा ऐसा बना हुआ था कि भाई अब मार देंगे तब मार देंगे एक दूसरे को, ऐसा बना हुआ था। लेकिन उसके बाद जब वो रुक गई थी, उसके बाद जो कंट्रीज या मुल्क आज़ाद हुए थे, जिसमें भारत आता है, बहुत सारी जगह आ जाती हैं, तो वो हैं डेवलप कंट्रीज़, जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। कि सबसे पहले तो वो जो डेवलप कंट्रीज़ थी उन्होंने युद्ध करा, उसके बाद जो वो और पावरफुल हो गई उन्होंने युद्ध करा, फिर उसके बाद थर्ड वर्ल्ड में उनकी बारी आई जो अपने आप को डेवलप कर रही हैं या कर चुकी हैं। अभी तक ऐसा ज़्यादातर कोई देश नहीं देखे गए जो जब से अब तक अपने आप को डेवलप कर चुका हो, अभी सब डेवलपिंग पे चल ही रहे हैं, ठीक है। सो उसके साथ ये देखा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड जो तृतीय विश्व है उसके देशों के पर्यवेक्षकों को ये यकीन हो गया था, उनको ये ट्रस्ट बन गया था कि विकसित देशों से कम विकसित देशों को पूंजी का हस्तांतरण वास्तविकता नहीं है। पूंजी मतलब उन्होंने ये बोला कि ज़्यादा अच्छे जो धनी पैसे वाले देश हैं उनसे हम इतनी उम्मीद नहीं रख सकते कि वो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हेल्प कर पाएंगे या कुछ भी हो पाएगा, ठीक है। सो उसके साथ इसमें देखा गया कि इस सोच, जैसे कि जो आपका देश में जो पूंजीवाद का हस्तांतरण था उसको उन्होंने देखा कि नहीं, पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, तो इसके विरुद्ध जाकर बुद्धिजीवियों में जो एक तरीके से पूरा प्रोसेस चला, उनमें नई अल्प विकसित सोच को जन्म दे दिया था, जिसको अंडर डेवलप बोला जाता है, ठीक है। उसको जन्म दिया और इस सोच के परिणाम ये निकले कि अंडर डेवलपमेंट के सिद्धांत का उदय हो गया कि भैया अंडर डेवलपमेंट अब बढ़ाया जाए, ये किया जाए, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोग भी मर रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान का कितना बुरा हश्र हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम फेंका गया था तो उसके जो परिणाम हैं 1945 से लेकर आज तक देखे जाते हैं, वहाँ पर जो जनरेशन पैदा होती है उसका उस गैस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। तो फिर खुद सोचो कि जब 1945 से ये टाइम आ गया है तो उस टाइम कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, जो कितने लोग मरे होंगे, कितनी जगह तबाह हो गई थी बम फेंकने से, क्या क्या नहीं हो गया था। तो उसके बाद पश्चिम केंद्रित जो डेवलप के थ्योरी है उसके विरुद्ध इस नए सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। पश्चिम केंद्रित सिद्धांत ये मानता है, क्या मानता है, कि अल्प विकास की प्रक्रिया की आवश्यक सार्वभौमिक विशेषता थी, कम से कम विकास के आरंभिक चरण में, जो उसका स्टार्टिंग का चरण है उसके अंदर तो कम से कम थी। वो अपने ढंग से ये वर्णन करते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होता है, और इसके विपरीत अल्प विकास या फिर जो रेडिकल सिद्धांत हैं वो इतिहास की सहायता के अल्प विकास के बने रहने के सिद्धांत को रूप देते हैं। मतलब एक तरीके से वो ये बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, इसको प्रेशराइज करते हैं कि हाँ इस चीज़ के सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी रेडिकल सिद्धांत जो है वो नारीवाद में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि नारीवाद जो है एक ऐसा विषय है जो उस पर कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है, वो चलता ही रहता है, कोई फिलोसफर अपनी बात बताता रहता है। और मेन दिक्कत यहाँ पर यह आ जाती है, रेडिकल वाले भी ये बोलते हैं कि नारीवाद को एक इक्वालिटी देनी चाहिए, हम भी नारीवाद के साथ हैं। तो एक तरीके से वो जो चीज़ नई चल रही होती है रेडिकल उनके साथ होते हैं। मेन मकसद आपको ये था बताने का रेडिकल का, ठीक है। अब आता है अल्प विकास सिद्धांत की उत्पत्ति। अल्प विकास सिद्धांत की उत्पत्ति जो है वो 2 चरण में हुई। पहला मार्क्सवाद के अंदर सिद्धांत का एक विवाद, दूसरा लैटिन अमेरिका के विकास का साकार अनुभव, ठीक है। सबसे पहला जो था उसमें ये हुआ कि पूंजीवाद विकास के संबंध में गैर यूरोपीय देशों में पूंजीवाद विकास की संभावना उसी तरीके से हुई जैसे कि पहले के देशों में विकास हुआ। फिर उसके बाद पुराने जो ट्रेडिशनल मार्क्सवाद हैं उनमें डेवलपमेंट का मुद्दा बहुत बन गया था। मार्क्स से लेकर रूसी और लेनिन तक पूंजीवाद की बढ़ती भूमिकाओं की संभावनाएं जो है वो 1950 के दशक के अंत तक विवाद ये मुद्दा रहा कि भैया इस पर विवाद चलता रहा। 1950 तक की बात हो रही है जब ट्रेडिशनल मार्क्सवाद जो है उनके विचारों को प्रभावशाली रचनाओं के द्वारा चुनौती दी गई। तो मार्क्सवाद की ये धारणा थी, क्या धारणा थी, कि डेवलप जो कंट्रीज़ हैं अंडर डेवलप जो कंट्रीज़ हैं उनमें पूंजीवाद विकास को आगे बढ़ाया जाए, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ये भी जो है वो आगे बढ़ सकें, जैसे कि अमेरिका बढ़ा, बाकी सारे चाइना वगैरह जैसे ये सब चीज़ें बढ़ी, ठीक है। उसके साथ साथ ये देखा गया कि इस विचार को नए उभरते विचारों ने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। जो ये नया विचार था, उभरते जो और विचार आ रहे थे उन्होंने अस्वीकार करा। उन्होंने बहुत सारी पूंजीवाद की जो बुराइयां हैं, आलोचनाएं हैं, वो सब निकाल के उसको मना कर दिया। इस संदर्भ में सबसे पहले उनकी प्रमुख रचना थी किनकी, पॉल बारन की पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ
ग्रोथ। ठीक है, इसमें बारन ने अंडर डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ हैं उसमें पूंजीवाद के विकास की संभावना से निराशा दिखाई है। इस बुक में उन्होंने बताया कि नहीं भाई नहीं, हम ये नहीं मानते, ये बिल्कुल गलत बात है कि पूंजीवाद का कहीं उदय होने का मतलब है सेल्फिश हो जाना। इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो किसी के बारे में क्या सोच रहा है, वो डूब रहा है, मर रहा है, जो भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात आती है दूसरा, लैटिन अमेरिका का साकार अनुभव। लैटिन अमेरिका के साकार अनुभव में क्या बताया गया कि लैटिन अमेरिका देशों के विकास के जो रियलिटी में अनुभव किया गया था, और इन अनुभवों के आधार पर ही लैटिन अमेरिका के विद्वान ने कुछ रचनाएं लिखी हैं। उनमें स्पेशली जो है सबसे अच्छे वो हैं रॉल्फ प्रेबिच, 2-3 हैं और मैं आगे आपको बताती हूँ। रॉल्फ प्रेबिच हैं और फर्नांडो कॉर्टिस हैं और आपका थियोटोनिया डॉस सैंटोस हैं, जिन्होंने इस विचार का खंडन किया और पूंजीवाद विकास को बहुत आगे बढ़ावा दिया था। ठीक है, अब हम एक बार इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। फर्नांडो कार्डोसो, जो इनका पूरा नाम फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो है, ये एक ब्राज़ीलियन सोशियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और पॉलिटिशियन है। ठीक है, इनकी फ़ोटो भी मैंने लगा दी है। अब फ़ोटो लगाने का आप मेन मकसद जानते हैं क्या होता है, इससे जो भी पॉलिटिशियंस, फिलोसफर, राइटर जो भी होता है वो याद रह जाता है नाम से और उसकी फ़ोटो से। दूसरा है थेटोनियो डॉस सैंटोस। सैंटोस जो है वो जूनियर वॉज अ ब्राज़ीलियन इकोनॉमिस्ट। ही वॉज वन ऑफ द फॉर्मुलेटर ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरी एंड सपोर्टेड द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दोनों को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है आपस में लिंक्ड हैं। इन दोनों के बगैर ये एक के बगैर एक अधूरा है, एक तरीके से ये मान लो। और रॉल्फ प्रेबिच जो है, रॉल्फ प्रेबिच वॉज एन अर्जेंटीन इकोनॉमिस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रक्चरलिस्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब एक तरीके से मैं इनको नॉर्मली आपको बताती हूँ, ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, कि ये एक इकोनॉमिस्ट है और एक तरीके से स्ट्रक्चरल इकोनॉमिस्ट, संरचनात्मक जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनमें इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। और ये प्रेबिच सिंगर है हाइपोथेसिस विच फॉर्म द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी में इनका सबसे ज़्यादा हाथ रहा है, ना कि वर्ड थ्योरी में इतना ज़्यादा रहा है। ही बिकेम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका 1950। तो इन लोगों का मेन आपको जो बताना मेरा ये था मकसद कि इन लोगों के नाम आपको लिखने ही लिखने हैं कुछ भी करके, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो, इन लोगों का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये बात आती है कि जिन्होंने मतलब एक तरीके से अंडर डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो आमतौर पर डिपेंडेंसी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, मेन मकसद आपका जो अंडर डेवलपमेंट का जो थ्योरी चलती आ रही है ना अभी स्टार्टिंग से अब तक, उसको डिपेंडेंसी थ्योरी बोलते हैं और अंडर डेवलपमेंट थ्योरी भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ये आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर डेवलपमेंट थ्योरी क्या है वो लिखो या डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है वो लिखो, तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस टाइम आप ये बोलोगे कि यार निकी मैम ने ना बताया था हमें कि अंडर डेवलपमेंट थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही जैसी है, उसकी जगह वो नाम यूज़ किया जा सकता है। उसके साथ इन विद्वानों ने जो विश्व पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का शोषण करने का संरचनात्मक बल दिया था कि भाई साहब इसका शोषण करो, बिल्कुल पूंजीवाद हमें मंजूर नहीं है। इन तीनों ने, चारों जिनकी फ़ोटोज़ मैंने आपको दिखाई हैं अभी, इन तीनों ने सबसे ज़्यादा इस बात पे फोकस किया कि पूंजीवाद नहीं तो नहीं। उसके बाद आती है केंद्र परिधि का सिद्धांत, सेमिस्फेयर थ्योरी। सेमिस्फेयर थ्योरी में कुछ उदारवाद जो हैं एडम स्मिथ और रिकार्डो जैसे, इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। और उसके बाद लैटिन अमेरिका आर्थिक आयोग के विद्वानों ने तर्क प्रस्तुत किया कि विश्व व्यवस्था केंद्र और परिधि में विभाजित हो गया है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन, ECLAC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, और ये लास्ट का जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन लोगों ने लिख रखा है। ECLAC को हिंदी में बोलेंगे लैटिन अमेरिका आर्थिक आयोग के विद्वान जो हैं उन्होंने बोला है कि जो विश्व व्यवस्था है वो सेमी और स्फेयर दोनों को विभाजित हो चुकी है, केंद्र और परिधि में विभाजित हो चुकी है। उनका जो मुख्य तर्क है वो है कि एक ट्रेडिशनल तौर पे इंटरनेशनल जो आपका लेबर है उसमें विभाजन का जो रिजल्ट निकला है वो ये है कि उत्पादन और संपत्ति का बहुत ज़्यादा मात्रा में केंद्र के पास जमाव हो गया। वही सेम पूंजीवाद वाली बात आ गई कि जब विभाजन हुआ तो जिन्होंने पूंजीवाद
पूंजीवाद का इस्तेमाल किया था उन लोगों को काफ़ी प्रॉफिट हुआ, जिन्होंने नहीं किया वो बेचारे दबते चले गए। तो इन्होंने बोला कि इस सब के करने के बाद जब लेबर का, श्रम का विभाजन हुआ तो उसका परिणाम ये निकला, उत्पादन और संपत्ति, सामान और जो संपत्ति है उसमें से संपत्ति केंद्र के पास चली गई और बाकी उत्पादन वगैरह जो है वो परिधि के पास, स्फेयर के पास चला गया। और ये भी बताया इन्होंने कि इसका परिणाम ये हुआ कि परिधि एक तरीके से उसमें निर्धनता और ज़्यादा बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। ज़ाहिर है बढ़नी थी, जब आप लोग, अब मान लो कोई एक चीज़ है, मान लीजिए कोई सर्कल में दोनों तरफ, एक तरफ खाने का सामान है, एक तरफ पैसे हैं। खाने का सामान और पैसों में फ़र्क बहुत है। खाने का सामान, आप बोलोगे मैम खाने का सामान ले लो, यार क्या दिक्कत वाली बात है, भूखे हैं हम तो, माँ बहुत भूखे हैं हम, लेकिन मैंने उसमें से पैसे उठा लिए तो मुझे पैसों का फ़ायदा पता है क्यों होगा? क्योंकि मैं उन पैसों से, वो पैसे खाने के इक्वल में कुछ ज़्यादा होंगे, किसी भी तरीके से ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनसे मैं कुछ अच्छी बुरी जो चीज़ खरीदने चाहूँ खरीद सकती हूँ, उनको किसी मार्केट में लगाकर अपना काम आगे बढ़ा सकती हूँ। लेकिन खाना जो है वो पेट में ही जाएगा और उसका कुछ नहीं हो सकता है। इस वजह से जो पूंजीवाद देश थे, केंद्र देश थे, उन्होंने पैसे को चुन लिया और उत्पादन को बाकी जगह बांट दिया। उससे ये हुआ कि निर्धनता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इस तर्क को सिद्ध करने के लिए ये कहा गया कि केंद्र के पास जो उत्पादन की संरचना है उसे विशेषता है, मतलब कि ये कि उसकी विशेषता ये है कि ये समरूप और विविधतापूर्ण है, जबकि परिधि की संरचना बिल्कुल अलग है और विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट, ठीक है, विशेषज्ञ का मतलब होता है एक्सपर्ट। परिधि इसलिए विशेषज्ञ कही जाती है क्योंकि उसका जो उत्पादन है कुछ प्राथमिक वस्तुओं तक सीमित है जो कुछ विशेष प्रदेशों में ही पाई जाती है, ठीक है। इसलिए उन लोगों ने बोला कि यार हमारा क्या ही मुनाफा हुआ, हमने पैसे लिए, उन्होंने उत्पादन नहीं, एक ही बात है। उसके बाद ये बोला गया कि इन विशेषताओं के कारण लैटिन अमेरिका आर्थिक आयोग जो है ECLA, उनके विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परिधि की अर्थव्यवस्था को इंटरनेशनल लेबर पार्टीशन और इंटरनेशनल ट्रेड से कोई विशेष लाभ बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये बताया गया कि साथ ही जो ECLA है उसके विद्वानों ने लैटिन अमेरिका के सामने ये उदाहरण दिए कि एक तरीके से, मतलब सिद्ध करा उन्होंने एग्जाम्पल्स देकर कि उन अर्थव्यवस्थाओं को उत्पादन की निचली दर और व्यापार की ऊपरी शर्तों के कारण असमान विकास पनपता रहा। और ECLA के विद्वान का ये गुण है कि उन्होंने विकास और अल्प विकास को एक ही सिक्के के दो पक्ष में ठहरा दिया। ये बात थोड़ी गलत हो गई, ओके। उसके बाद आती है AG फ्रैंक के केंद्र परिधि पर विचार। अब आ जाए आपके एंड्रे गुंडर फ्रैंक, जिसने आपको डिपेंडेंसी थ्योरी, वर्ड थ्योरी, सारा ये मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये है क्या। Frank was a German-American sociologist and economist, historian who promoted dependency theory after 1970 and world system theory after 1984. दोनों में इनका पूरा योगदान रहा है। ये जर्मन अमेरिकन है, सोशलिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, हिस्टोरियन है और इन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी को 1970 में और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को 1984 में बढ़ावा दिया। He employed some Marxian concept of political economy but reject Marx stages of history and economic history generally. मेनली ये बताया जाता है कि इन्होंने ये जो है मार्क्स के थोड़े बहुत सिद्धांतों को मानते हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि मार्क्सवादी जो बोलते हैं ना, वो पूंजीवाद को बढ़ावा देना, वो बिल्कुल गलत बात है, वो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि उपरोक्त सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए बारन और लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग ECLA के विचारों का आशय लेकर AG फ्रैंक ने निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी का पूरा विकास किया है और ट्रेडिशनल मार्क्सवाद की जो प्रगतिशील विचारधाराओं को वामपंथी चुनौती दे दी है। इसका जो कार्य है वो एक तरीके से, मतलब जेनेट अबू लुघोड़ इस पर आधारित है। लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको नॉर्मली नॉलेज के लिए बता दिया। अपनी इनकी जो मुख्य रचना है वो है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, इन्होंने 1967 में ये लिखी थी। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने, और इसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि अंडर डेवलपमेंट जैसे हम और आप समझते हैं, और आर्थिक विकास भी विश्व स्तर पर और 4 शताब्दियों से ज़्यादा के इतिहास के आधार पर उस विकास का परिणाम है जो कि एक एकीकृत अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद, ठीक है। अब आप इसको समझने की कोशिश करो कि यह बोल क्या रहे हैं। ये बोल रहे हैं अंडर डेवलपमेंट जैसे हम और आप समझते हैं, अंडर डेवलपमेंट समझ में आ रहा है क्या है, जो कि एक एकीकृत अर्थव्यवस्था वो
तथा आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी विश्व स्तर पर और 4 शताब्दी से ज़्यादा के हिस्ट्री के आधार पर उस डेवलपमेंट का रिजल्ट है जो कि एक ही एकीकृत इकोनॉमिक पर है, पूंजीवाद। पूंजीवाद पूंजीवाद पूंजीवाद, बस यहाँ पे ये बात इनको बतानी थी। उनका ये कहना था कि केंद्र और परिधि दोनों में पूंजीवाद प्रगतिशील रूप से एक दूसरे से संबंध है और इसकी गति दोनों छोर पर विकास की उत्पत्ति करती है। लेकिन फ्रैंक ये बोलते हैं कि समस्या ये है कि केंद्र के विपरीत जो अकेले ही विकास के सभी लाभ हड़प लेता है, परिधि के छोर पर जो होता है वो अल्प विकास का विकास, दूसरे शब्दों में परिधि का अल्प विकास ही केंद्र विकास को प्रमुख शर्त मानते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बोल गई आप, हमें तो समझ में ही नहीं आया। देखो मेनली फ्रैंक ने यहाँ पे क्या बोल दिया, इन्होंने बोला कि समस्या ये है कि केंद्र के विपरीत, केंद्र के उल्टे में जो अकेले ही डेवलपमेंट के सभी लाभों को हड़प लेता है, परिधि के छोर पर जो होता है वो ही अंडर डेवलपमेंट का विकास होता है, और दूसरे शब्दों में परिधि का अंडर डेवलपमेंट ही केंद्र के विकास का प्रमुख शर्त माना जाता है। मेनली दोनों जो है केंद्र और परिधि आपस में कनेक्ट हैं। अभी मैंने आपको पीछे केंद्र परिधि के सिद्धांत में बताया था कि केंद्र के अगर परिधि नहीं होगा तो परिधि बेकार है, केंद्र नहीं होगा तो वो बेकार है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये एक और फिलोसोफर हैं जिन्होंने इसमें साथ दिया है, समीर अमीन नाम है इनका। इनके बारे में आपने 12th में हिंदी में बहुत बार पढ़ा होगा। तो अल्प विकास के सिद्धांत को अफ्रीकी विद्वान समीर अमीन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इनकी पुस्तक जो है एक्यूमुलेशन ऑन द वर्ल्ड स्केल, आगे का पूरा नाम है, आगे देखिए आप यहाँ पे ये लिख रखा है इन्होंने, आप एक बार सर्च करके भी देख सकते हैं इनकी बुक। ठीक है, आगे है अ क्रिटिक ऑफ द थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट 1974 में अमीन ने कहा है कि औद्योगिक देश इस प्रकार एक दूसरे से संबंध हैं कि पूंजीवाद को इस बात का अवसर नहीं मिलता कि अंडर डेवलपमेंट देश में उत्पादन की पावर्स को डेवलप्ड का अवसर दिलवाने का एक हिस्टोरिकल जो बेस है वो निभा सकें या बना सकें। बात समझने की कोशिश कीजिए, क्या बोल रहे हैं कि औद्योगिक देश ये बोल रहे हैं कि जो औद्योगिक देश हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे पे डिपेंड है कि पूंजीवाद को इस बात का बिल्कुल भी एक तरीके से अवसर या फिर उसको शाबाशी नहीं मिल पाती कि अंडर डेवलपमेंट देश में उत्पादन की पावर्स को डेवलपमेंट का अवसर दिलवाने के लिए एक हिस्टोरिकल बेस बना सके। ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको समीर अमीन के बारे में बता देती हूँ। ये एक इजिप्शियन फ्रेंच मार्क्सियन इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं एंड वर्ल्ड सिस्टम एनालिटिक हैं, और ही इज़ नोट फॉर हिज इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म यूरोसेंट्रिज्म in 1988 and considered a पायोनियर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। जो आपका यूरोसेंट्रिज्म है वो ऑनर्स के बच्चों ने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा है। सो मेनली आपको समझ में आ रहा होगा समीर अमीन क्या है, क्या इन्होंने करा है, क्या नहीं करा है। ठीक है, उसके बाद आपकी बात आती है इमैनुअल मॉरिस वॉलरस्टीन, इनका पूरा नाम ये है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। नॉर्मली आप इनका गूगल पे सर्च करके देखेंगे स्टूडेंट्स, इनकी ऐसी ही बहुत अच्छी मुस्कान वाली फ़ोटोज़ हैं, कोई सीरियस वाली फ़ोटोज़ नहीं डली हुई। सो इसमें इन्होंने लिखी है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में ये क्या बोल रहे हैं उससे पहले मैं इनके बारे में बताती हूँ आपको। इमैनुअल वॉलरस्टीन नॉर्मली बोला जाता है, बट इनका पूरा नाम इमैनुअल मॉरिस वॉलरस्टीन है। वॉज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिक हिस्टोरियन। ही इज़ परहैप्स बेस्ट नोन for his development of the general approach in sociology which led to the emergence of the world system approach। नॉर्मली आपको यहाँ पता लग गया, जो आपके फ्रैंक हैं और आपकी वॉलरस्टीन है, दोनों की थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है, अच्छे से समझा दी है। अब ये क्या बोल रहे हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में कि इनको इसका पिता माना जाता है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का, और रियलिटी में वॉलरस्टीन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत, लेनिन के साम्राज्यवाद के अध्ययन और लैटिन अमेरिका के निर्भर सिद्धांत जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसको डेवलप करना है।
उसको और आगे बढ़ाना है। भाई साहब आगे बढ़ाओ, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये बोलते हैं ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, डिपेंडेंसी थ्योरी भी और पूंजीवाद का जो वो है आप एक तरीके से विरोध करो, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा, डिपेंडेंसी थ्योरी पर ही सब डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि इसे अंडर डेवलपमेंट के सिद्धांत में एक और महत्वपूर्ण प्रमुख योगदान माना जाता है, और वॉलस्टीन के अध्ययन की जो एक गहन हिस्टोरिकल बेस है ना, और बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके आधार पर बहुत सारे विद्वान जैसे फ्रैंक ही ले लो पीछे जो अभी गए हैं, और गिल्स हैं, डेन हैं, उन सब ने इसका सिद्धांत का बहुत बहुत ज़्यादा इनको आगे विस्तार से बढ़ाया और इनका साथ दिया, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ क्या बताया गया कि इनका जो प्रमुख ग्रंथ है द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी 1979 में इन्होंने लिखी थी, और इस पुस्तक में वॉलस्टीन ने विश्व के प्रमुख संस्थाओं, वर्गों, जातियों, राष्ट्रीय समूहों, गृह व्यवस्था और राज्यों के पूंजीवादी विश्व व्यवस्था तक के विकास का चित्रण किया है। नॉर्मली समझ में आ रहा होगा इन्होंने ऐसा क्या क्या लिख दिया अपनी बुक में, जिसका जो आगे बढ़ावा मिला है, इसको आगे बढ़ाया गया है इन लोगों ने, आगे फ्रैंक ने, गिल्स ने, डैन ने, सब ने मिलकर बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ा दिया। द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक 1979 बुक में उन्होंने वर्ल्ड की कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ क्लास, कुछ कास्ट, कुछ जो नेशन आपके ग्रुप्स हैं, गृह व्यवस्थाएं और राज्यों के पूंजीवाद विश्व व्यवस्था तक का सभी डेवलपमेंट का चित्रण किया है, बताया है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक तरीके से ये भी बताया गया कि उन्होंने इस बुक में ये भी लिखा है कि इस व्यवस्था की उत्पत्ति यूरोप में लगभग 16 वर्षों पहले ही आरंभ हो गई थी और आगे चलकर इसका विस्तार हुआ, लेकिन रियलिटी में ये स्थिति आ चुकी थी कि इसमें संसार का कोई भी कोना अछूता नहीं रह गया था। साफ सीधी बात है, कोई भी नहीं रह गया था। जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज थी उनको भी बढ़ावा दिया जाता था इस बात पे कि भाई साहब पूंजीवाद का आप साथ दो, बहुत अच्छे से साथ दो। उसके बाद बात आती है विश्व व्यवस्था सिद्धांत के वर्तमान बदलाव। वॉलस्टीन के बाद बहुत सारे लेखकों ने इसमें अपना दृष्टिकोण रखा, जैसे मैंने आपको भी पीछे डैन बताए, और आगे जो फ्रैंक है उन्होंने भी इस चीज़ को और आगे बढ़ाया था। ये सारे इन्होंने अपनी बहुत सारी भूमिका अदा की है। वो कहते हैं कि उत्पादन का पूंजीवाद प्रणाली के पास सिर्फ एक तर्क है, जिसमें पॉलिटिकल, मिलिट्री, राजनीतिक, सैन्यवाद और आर्थिक संबंध, जो आपकी इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, उनका शोषण दोनों ही मुख्य रूप से होता है। इसलिए वो विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर ज़्यादा जोर देकर वॉलस्टीन के कार्यों और नव मार्क्सवादियों के कार्यों के बीच खाई को पाटना है, और इस बीच वो ये भी बताते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पादन, डेवलपमेंट और भावी छितरेपन पर अपना प्रभाव डालते हैं। निर्भरता सिद्धांत के जो सिद्धांतकार हैं फ्रैंक, उन्होंने वॉलस्टीन के कार्यों की महत्वपूर्ण रूप से आलोचना भी की है, जितना साथ दिया है उतना आलोचना भी की है। उसने वॉलस्टीन को की 16वीं शताब्दी में जो हुई आधुनिक विश्व व्यवस्था थी उस पर बहुत ज़्यादा बातें बनाई हैं, और उन्होंने ये बोला है कि विश्व व्यवस्था उससे भी पुरानी है जब से वॉलस्टीन कहते हैं, और ये व्यवस्था भी एक शाखा के रूप में एशिया में आई थी, उभरी थी। वॉलस्टीन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। सो आपका जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है उसमें विश्व व्यवस्था सिद्धांत और निर्भरता विद्यालय, डिपेंडेंसी थ्योरी या फिर डिपेंडेंसी स्कूल बोलते हैं, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नारीवाद परिप्रेक्ष्य जे एन टिकनर के पढ़ेंगे। आज की क्लास को लेकर एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। ये रहा मैं आपका सिलेबस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि बच्चों को थोड़ा ईजी रहे समझने में। सो आज की क्लास में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।